नमस्कार साथियों। आज की ट्रेनिंग का विषय का जो है वो है इंश्योरेंस ट्रेनिंग वीडियो। आज हम आपको सिखाएंगे कि गाड़ियों का बीमा क्यों करना चाहिए, बीमा का तात्पर्य क्या है, उससे लाभ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कितने पक्षकार होते हैं, उसमें पेपर कौन से लगते हैं और उसकी पूरी एक जानकारी, एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश मैंने की है। एक छोटा-सा प्रयास है जिसमें कुछ कमियाँ भी होंगी। मैं चाहता हूँ उसको आप देखें, समझें और जो कमियाँ हैं उसमें मुझे इंगित करें। मैं उन कमियों को दूर करने की भरसक कोशिश करूँगा। आइए। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपनी बातें लिख के रखी हुई हैं। आप इसको देखें कि वाहन बीमा होता क्या है? मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी हम लोगों को कि वाहन बीमा का तात्पर्य क्या है? मैं इसे थोड़ा-सा बड़ा कर लूँ। देखिए क्या होता है वाहन बीमा बीमा से समझ ही रहे हैं कि वो रिस्क कवर का मैटर है कि रिस्क उसमें कवर होता है। देखिए आपने गाड़ी ली, तो गाड़ी लेके आप निकल गए और गाड़ी जब निकले तो उसमें 3 दशाएँ हो सकती हैं कि वाहन का दुर्घटना हुआ, जिसमें आपकी गाड़ी का हेडलाइट फूट गई, सामने का मिरर टूट गया, बोनट टूट गया, तो ये आपके वाहन में क्षति हुई या उस एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति था जो साइकिल से जा रहा था, मोटरसाइकिल से जा रहा था, उससे गाड़ी आपकी लड़ गई। अब उस दशा में या तो वह व्यक्ति मर गया या उसको चोट लगी तो उसको अस्पताल का उसका खर्च रहा या उसकी अंदर विकलांगता आ गई। तो यह जो अन्य व्यक्ति का जो नुकसान हुआ, चाहे संपत्ति का नुकसान हुआ, चाहे जीवन का नुकसान हुआ, ये समस्त नुकसान की वहन करने की ज़िम्मेदारी वाहन स्वामी की है। और मैं यहाँ बता दूँ वाहन स्वामी की है चाहे वो वाहन चला रहा हो या ना चला रहा हो। क्योंकि जिस वाहन से दुर्घटना हुई, उस वाहन का स्वामी वाहन स्वामी था। जैसे मतलब ये कि आपके नाम से गाड़ी है, पिताजी की गाड़ी है, आप लेके निकल गए और उसमें एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो कहने का ये मतलब नहीं है कि आपके पिताजी ये कह दें कि मैं वाहन में था नहीं, इसलिए मुझे इसका जो उत्तरदायित्व है मेरे ऊपर नहीं आता है। ना, गाड़ी जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वही वाहन स्वामी है और वह इस समस्त व्यय की पूर्ति करने का उसके ऊपर उत्तरदायित्व है। अब देखिए इस चीज को मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये कैसे है कि वाहन बीमा का क्या अर्थ है कि वाहन बीमा का अर्थ है वाहन में हुई क्षति, यानी आपकी गाड़ी में जो नुकसान हुआ है और वाहन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, जैसे आपकी गाड़ी चल रही थी, एक्सीडेंट हुआ, उसमें गाड़ी लड़ के बगल में किसी चाय वाले की दुकान में घुस गई, उसकी दुकान टूट गई, तो वाहन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या जीवन की क्षति की पूर्ति करना है। जीवन की क्षति की पूर्ति करना है या अन्य व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान, उसकी क्षतिपूर्ति करना है और वाहन के स्वयं में जो उसकी हेडलाइट फूट गई है या जो उसमें गाड़ी में कमी आ गई है उसकी पूर्ति करना, यही वाहन बीमा का अर्थ है। जैसे इसमें और मैंने स्पष्ट किया है कि अर्थात किसी दुर्घटना के द्वारा वाहन में हुई खराबी को दूर करना। भाई अगर उसका शीशा फूट गया है और हेडलाइट टूट गई है तो बदलना ही पड़ेगा, तो ये उसकी जो कमी आई है उसको दूर करना तथा मार्ग दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति जो सड़क से जा रहा था, जो वाहन का स्वामी नहीं है, जो वाहन का स्वामी नहीं है, कि संपत्ति को हुई क्षति की भरपाई करना। अरे गाड़ी जा रही थी और किसी कारणवश गाड़ी बगल रोड साइड में जो एक चाय की दुकान थी या पान मसाले की दुकान थी उसको तोड़ दिया,
तो जान तो नहीं गए लेकिन संपत्ति का नुकसान तो हुआ, तो उसकी भरपाई करनी है। तथा मार्ग दुर्घटना में किसी व्यक्ति जो वाहन स्वामी नहीं है के जीवन को या शरीर में हुई क्षति की पूर्ति करना। या तो वो मर गया या तो वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो हॉस्पिटल का खर्चा कौन देगा? हॉस्पिटल का खर्चा वाहन का जो स्वामी है वो देगा, और वो इस चीज को इनकार नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मार्ग दुर्घटना में या तो वाहन स्वामी के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष के व्यक्ति की मृत्यु की दशा या अंग भंग या विकलांगता की स्थिति की क्षति की पूर्ति करना है। इसमें पक्षकार कौन कौन होते हैं? एक तो वाहन स्वामी जिसने गाड़ी खरीदी वो प्रथम पक्षकार हुआ, बीमा कंपनी ये द्वितीय पक्षकार है, और तृतीय पक्षकार क्षतिपूर्ति का हकदार व्यक्ति जिसकी संपत्ति या जीवन की क्षति हुई। देखिए 3 लोग होते हैं। देखो मैंने गाड़ी खरीदी, मैं हुआ वाहन स्वामी, और एक कंपनी के एक एजेंट आया, उसने कहा कि मेरी कंपनी का बीमा आप ले लीजिए, तो कंपनी हुई द्वितीय पक्षकार, और मेरी गाड़ी से जो अगले व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो मर गया, हॉस्पिटलाइज हुआ, विकलांग हो गया या उसकी दुकान टूट गई, कुछ भी नुकसान हुआ, तो वो हुआ तृतीय पक्षकार। तो मतलब ये रहा कि प्रथम पक्षकार के वाहन के द्वारा तृतीय पक्षकार के वाहन संपत्ति या जीवन में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई द्वितीय पक्षकार करता है, जो बीमा कंपनी है। इसकी कार्य प्रणाली है, थोड़ा सा विस्तार समझेंगे। प्रथम पक्षकार जब अपने वाहन का पंजीयन करने का आवेदन करता है, आरटीओ ऑफिस में पंजीयन होता है, तभी तो आरसी मिलती है। आरसी माने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी माने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो वह भारतीय संसद द्वारा पारित मोटर वाहन अधिनियम 1988 में भारतीय संसद ने एक मोटर वाहन अधिनियम पारित किया। इसकी धाराओं के अनुसार वह यह धारा स्वीकार करता है कि उसके द्वारा खरीदे गए वाहन से यदि किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो उसे क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व वहन करना ही होगा। अर्थात दुर्घटना के कारण किसी अन्य व्यक्ति को हुए समस्त क्षति का वहन करना वाहन स्वामी का उत्तरदायित्व होगा, चाहे क्षतिपूर्ति जीवन की हो चाहे संपत्ति की हो। आप भाग नहीं सकते भाई साहब, आप भाग नहीं सकते। क्षतिपूर्ति को निर्धारित कौन करेगा? उसके लिए भी भारतीय संसद में ये व्यवस्था दी गई है कि क्षतिपूर्ति को निर्धारित करने का अधिकार किसे है? क्षतिपूर्ति को निर्धारित करने का अधिकार मोटर दावा प्राधिकरण, जिसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। हर जिले में एक ट्रिब्यूनल है जहां पे इस तरह के केस जाते हैं, या जहां पे एक नहीं है, जहां ये प्राधिकरण उपलब्ध ना हो, वहां पे जो सिविल न्यायालय, फौजदारी के जो न्यायालय हैं, उनको यह अधिकार है कि वो क्षतिपूर्ति की रकम को तय करें। अगर बीमा नहीं है तो क्षतिपूर्ति की रकम वाहन स्वामी को अदा करना होगा, करना ही होगा। कोई बचाव का रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसी दशा नहीं है कि आप उससे बच सकें। अब यहाँ बीमा कंपनी की अवधारणा क्या है? वाहन बीमा कंपनी प्रथम पक्षकार यानी वाहन स्वामी से इस आशय का अनुबंध करती है, एक उन्हें प्रस्तावना देती है कि यदि प्रथम पक्षकार वाहन बीमा कंपनी की शर्तों के अनुसार, उनकी कंपनी की कुछ शर्तें हैं उस अनुसार एक उनके साथ अनुबंध कर लेता है, वाहन बीमा कर लेता है, तो जो भी क्षतिपूर्ति के दावे आएंगे, चाहे वाहन में के नुकसान का दावा आए, चाहे तृतीय पक्षकार के जीवन या संपत्ति की क्षतिपूर्ति का दावा आए, वो कंपनी वहन करेगी। वाहन स्वामी निर्मुक्त रहेगा, उसे किसी प्रकार का कोई भी भुगतान करना नहीं पड़ेगा, बशर्ते वो वाहन बीमा में जो लिखित शर्तें हैं उनको पूरा करे। नहीं समझे? अरे आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे और किसी को आप मार देंगे तो ये कंपनी का दायित्व तो है कि उसका वहन करे। कंपनी सीधे इनकार कर देगी, क्योंकि गलती आपकी है, आपने क्यों शराब पीकर गाड़ी चलाई। बात समझ में?
बीमा की शर्तों के अधीन रहते हुए अगर अपने आप वाहन का संचालन करते हैं, चलाते हैं और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह समस्त क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। इसी आशय का जो अनुबंध बीमा कंपनी और प्रथम पक्षकार करते हैं, वही बीमा प्रपत्र कहलाता है, वही बीमा है। बात समझ में? नहीं समझ में? आपकी गाड़ी है, वो आपकी गाड़ी घर के बाहर से चोरी होगी, बीमा अगर होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे, बीमा नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो नहीं बात? अच्छा, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टूटी, गाड़ी में आग लग गई, तो उसका खर्चा मिलेगा, अगर बीमा है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने शराब पी के गाड़ी चलाई और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देंगे, क्योंकि आपने शर्तों का उल्लंघन किया। क्लियर? अब इससे लाभ क्या होता है? बीमा लेने से निम्न लाभ होता है। वाहन बीमा की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि वाहन की क्षतिपूर्ति का खर्चा कंपनी दे देगी, अन्य व्यक्ति के जीवन की क्षति और विकलांगता की स्थिति का जो दावा है वो बीमा कंपनी तय कर लेगी। अन्य व्यक्ति की संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, कम या ज्यादा आपसे मतलब नहीं, वाहन स्वामी से मतलब नहीं, अगर बीमा है ठीक है तो उसे कंपनी और कंपनी के अधिवक्ता झेलेंगे, उसे आपसे मतलब नहीं है। ये तीनों प्रकार के दायित्व का वहन प्रथम पक्षकार को नहीं करना पड़ेगा, अर्थात ये तीनों प्रकार का जो वहन है, जो दायित्व है, वो कंपनी वहन करती है। ये बीमा का फायदा है। वाहन बीमा के प्रकार, टाइप्स ऑफ द व्हीकल इंश्योरेंस। वाहन बीमा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, जिसे हम पैकेज इंश्योरेंस कहते हैं, और एक है लायबिलिटी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। क्या होता है आइए जानते हैं। अरे क्यों परेशान है? परेशान न होइए, सब कुछ बहुत इजी गोइंग है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या पैकेज इंश्योरेंस, इस प्रकार का बीमा लेने पे वाहन स्वामी को निम्न लाभ होते हैं। वाहन की मरम्मत का खर्च या चोरी जाने पर जो नुकसान हुआ उसका वहन, और या तृतीय पक्षकार की जो क्षतिपूर्ति है, जीवन की क्षति हो गई, मृत्यु हो गई या विकलांगता हो गई या उसकी दुकान टूट गई, संपत्ति का कोई नुकसान हुआ, तो वाहन बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। क्लियर? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या लायबिलिटी इंश्योरेंस, इस प्रकार का बीमा लेने पर वाहन स्वामी को सिर्फ एक लाभ प्राप्त होगा। वो क्या लाभ होगा कि आपकी गाड़ी में जो नुकसान हुआ उसका कोई पैसा नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं देंगे। हाँ, जो आपकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति को जो नुकसान हुआ, चाहे जीवन का नुकसान हुआ, चाहे विकलांगता की स्थिति आई, चाहे संपत्ति का नुकसान हुआ, वो भरपाई हम करेंगे। ये देखिए साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है कि तृतीय पक्षकार की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करेगी और जो आपका नुकसान हुआ है वो वाहन स्वामी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा, उसके बारे में कंपनी कोई भी पैसा नहीं देगी। अब आते हैं खर्च पे। जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें दोनों है ना, फर्स्ट पार्टी में आपकी गाड़ी का मरम्मत भी है और थर्ड पार्टी का जो तीसरे व्यक्ति का नुकसान है वो भी है, तो इसीलिए इसको पैकेज इंश्योरेंस बोलते हैं और इसलिए महंगा होता है, क्योंकि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में दोनों लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए अब महंगा होता है। महंगा होता है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में केवल एक ही लाभ मिलता है, तो सस्ता तो होगा ही। शब्दावली, इसमें कुछ प्रचलित शब्दावली चलती है, आइए जानते हैं क्या है प्रचलित शब्दावली हमारी। एनसीबी, एनसीबी माने नो क्लेम बोनस, ओडी ओन डैमेज, टीपी थर्ड पार्टी, पीए कवर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, राइडर माने कुछ विशेषताएं होती हैं जो आप अलग से ले सकते हैं कुछ पैसों का भुगतान करके। आईडीवी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, प्रपोजल नंबर, पॉलिसी नंबर, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। आइए इसके बारे में हम कायदे से जानेंगे। पहले जानते हैं एनसीबी। एनसीबी को कहते हैं नो क्लेम बोनस। इसकी एक तालिका होती है, उस तालिका के हिसाब से ये बोनस वाहन स्वामी को मिलता है। ये फर्स्ट पार्टी में मिलता है एनसीबी, थर्ड पार्टी में नहीं मिलता, थर्ड पार्टी में नहीं मिलता। उसकी मिलने की एक तालिका है। जब नया व्हीकल आप निकालते हैं तो 0% मिलेगा,
और जब आप पहला इंश्योरेंस यानी दूसरे साल जब पहला इंश्योरेंस कराएंगे तो 20% मिलेगा, दूसरे इंश्योरेंस में 25, तीसरे में 35, चौथे में 45 और पांचवें में 50% छूट मिलती है। यानी जो पैसा आप पे बन रहा है उसमें से इतना छूट हो जाता है। अरे भाई साहब 50% की छूट मिलती है, लेकिन शर्त इसकी है कि विद आउट एनी क्लेम, कोई क्लेम न लिया गया। कोई क्लेम अगर आपने ले लिया तो आपका जीरो हो जाएगा। लिखा है ये। एनसीबी तब मिलती है जब वाहन स्वामी द्वारा सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के कारण वाहन बीमा कंपनी पर किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं आता। यानी वाहन स्वामी ने इतने सावधानी से वाहन का संचालन किया कि किसी प्रकार का न उसकी गाड़ी में नुकसान आया, न किसी थर्ड पार्टी का जीवन गया, न उसकी संपत्ति का नुकसान हुआ। यानी किसी प्रकार का कोई क्लेम अराइज नहीं हुआ, कोई क्लेम का दावा नहीं आया। यदि वाहन स्वामी द्वारा कोई क्लेम दावा लिया जाता है तो एनसीवी जीरो हो जाएगी, ये जान लीजिए। सपोज दैट कि आपकी एनसीवी 35% है और आपके गाड़ी लड़ गई और आपने शीशा चेंज करा लिया, ठीक है, चेंज करा लिया आपको, लेकिन जब दोबारा बीमा होगा तो आप वापस फिर जीरो पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 45% की छूट मिलेगी, वो फिर जीरो से शुरू होगा, क्योंकि शर्त है ना विदाउट एनी क्लेम। यदि वाहन स्वामी कह रहे हैं अगर वाहन की बिक्री करने पर वाहन के नए स्वामी को एनसीबी का लाभ 0% से आरंभ करना पड़ता है। अगर आपने गाड़ी बेच दी, मान लीजिए आपकी गाड़ी पे 50% का एनसीबी चल रही है और गाड़ी मैंने खरीदी, तो ये 50% की एनसीबी अगले बार मुझे नहीं मिलने वाली है, मुझे फिर जीरो हो जाएगा। वजह क्या इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि एनसीबी वाहन का हितलाभ नहीं है, वाहन से जुड़ा हितलाभ नहीं है। ये वाहन स्वामी ने इतनी सावधानी से चलाया कि कंपनी पे किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं आया। भाई दायित्व नहीं आया, कंपनी को क्लेम नहीं देना पड़ा, तो कंपनी ने ये हितलाभ, ये छूट वाहन स्वामी को दी थी, पुराने स्वामी को, नए स्वामी को नहीं। नए स्वामी को फिर जीरो से शुरू करना होगा, ये बात लिखिए। अच्छा, ओडी और टीपी क्या होता है? ऑन डैमेज। ओडी मतलब ऑन डैमेज। बीमा प्रपत्र में जो आप देखते हैं तो आपको दो तरह की तालिकाएं दिखती हैं, एक तरफ लिखा रहता है ऑन डैमेज और एक लिखा रहता है लायबिलिटी। देखना चाहेंगे कहाँ लिखा है? मैं दिखाता हूँ, मैंने रखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता था ना आप पूछेंगे जरूर कि कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, ये देखिए, जब भी आप किसी का इंश्योरेंस खोलेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, दिखाई पड़ा, मैंने इसे पीले रंग से कर दिया और ये देखिए दिखाई पड़ा आपको। ऐसे होता है कि दो तालिकाएं दिखाई पड़ती हैं, ऑन डैमेज की तालिकाएं और लायबिलिटी की तालिकाएं। ऑन डैमेज क्या कहता है कि वाहन की क्षति की पूर्ति के संदर्भ में किए गए भुगतान की तालिका, यानी कि वाहन का जो नुकसान हुआ, जो वाहन का नुकसान हुआ उसकी बनवाई के लिए आपने कितने पैसे कंपनी को दिए हैं, ये ओन डैमेज। भाई नाम से ही क्लियर है ना, ओन डैमेज, कि हमारा खुद का नुकसान होगा तो उस लिए हमने कितना पैसा दिया है। और लायबिलिटी है तृतीय पक्षकार के जीवन एवं संपत्ति के क्षति की पूर्ति के संदर्भ में किए गए भुगतान की तालिका। यानी तीसरे पक्षकार के नुकसान का दावा कंपनी उठाए, इसके लिए कंपनी को जो हमने पैसा दिया वो लायबिलिटी सेक्शन में आता है। और अपनी गाड़ी के टूट फूट के लिए जो पैसा कंपनी देगी, जो हमने उनसे अनुबंध किया, जो हमने उनको पैसा दिया, वो ओन डैमेज सेक्शन में आता है। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं पीए कवर की। देखना ना, पीए कवर बहुत अच्छा कवर है ये और जरूर लेना चाहिए, अक्सर लोग नहीं लेते हैं। वाहन स्वामी और वाहन स्वामी के चालक, भाई ड्राइवर आपका, के जीवन की क्षति की पूर्ति का दावा के भुगतान के संदर्भ में किए गए भुगतान का विवरण। भाई देखिए, गाड़ी चला रहे हैं, वाहन स्वामी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वाहन स्वामी मर गया, निकल लिए,
तो उनके उत्तराधिकारी को 15 लाख रुपए मिलेंगे। कंपनी कहती है हम 15 लाख रुपए देंगे, और वाहन चालक मर गया तो उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपया देंगे। इसके लिए आप हमें पीए कवर हमसे खरीदिए। इसे पर्सनल एक्सीडेंटल कवर कहते हैं, जो कि कंपलसरी है। आप इनकार नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा ना, आपको लेना चाहिए भी। देखिए, वाहन स्वामी की मृत्यु दावा। यदि मार्ग दुर्घटना में किसी वाहन स्वामी की मृत्यु वाहन चलाते समय, हाँ शर्त यह है कि वाहन का स्वामी वाहन चला रहा हो, ऐसा नहीं हो कि वाहन स्वामी घर बैठा हो, ड्राइवर चला रहा हो और उस दशा में गाड़ी लड़ गई तो वाहन स्वामी को 15 लाख, नहीं, वाहन स्वामी को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए, मार्ग दुर्घटना हुई होनी चाहिए जिसमें वाहन स्वामी की मृत्यु हो गई हो, तब हम 15 लाख रुपए उसके उत्तराधिकारियों को हम माने कंपनी प्रदान करेगी। फिर से देख लीजिएगा, वाहन चालक के लिए क्या कहते हैं? वाहन चालक के लिए कह रहे हैं भाई कि ड्राइवर साहब हैं, गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर साहब की मृत्यु हो गई, तो उनके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है, मृत्यु नहीं हुई लेकिन मृत्यु के समान, अरे दोनों हाथ पैर कट गए तो मृत्यु के समान ही तो हुआ, तो पूर्ण भुगतान मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है मृत्यु में पूर्ण भुगतान, और विकलांगता की स्थिति है तो निर्धारित शर्तों के अनुसार, जैसे दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है तो 100% मिलेगा, जिंदा है पर किसी काम के लायक नहीं बचे ना, 100% पूरा पैसा मिलेगा। दोनों हाथ या दोनों पैर चले गए तो 50% काम करने लायक नहीं रह गए तो 50% पैसा मिलेगा, और एक हाथ और एक पैर नहीं है तो 25%, या इसके बाद मान लीजिए एक हाथ ही गया है तो उस हिसाब से शर्तें तय होंगी, वो कोर्ट तय करेगा क्या आपको मिलना चाहिए, उसकी बहुत अलग से व्याख्या है, तो हम उस लीगलिटी में हम नहीं जाना चाहते, अभी बेसिक चीजें ही हम सीखना चाहते हैं। आईडीवी क्या होती है? आईडीवी माने होती है इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। कहाँ लिखी होती है देखेंगे? आइए दिखाते हैं। ये लिखी है, ये लिखी है, दिखाई पड़ा? ये तो इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू होती क्या है? इसका तात्पर्य है कि यदि वाहन की चोरी हो जाए या मार्ग दुर्घटना में पूर्ण रूप से परिचालन के योग्य न रह जाए, जो आपकी गाड़ी है उसका टोटल लॉस हो जाए, या चोरी हो जाए, या उसमें आग लग गई एकदम खत्म हो गई, तो उस दशा में बीमा कंपनी वाहन स्वामी को या उसके उत्तराधिकारियों को 90%, कितना भैया, 90% देगी। कितना देगी? 90% देगी, 10% काट देगी भैया। यानी कि ये जो पैसा यहाँ लिखा हुआ है आपकी पॉलिसी में, इसका 90% ही मिलेगा भैया, पूरा नहीं मिलेगा। अच्छा, पॉलिसी पीरियड हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में पीपी लिख दिया है। पीपी का तात्पर्य है कि वाहन बीमा किस तिथि को आरंभ होकर किस तिथि को समाप्त हो रहा है, कब से स्टार्ट है कब एंड है। साधारणतः पॉलिसी पीरियड 1 साल का होता है। अच्छा, कैशलेस इंश्योरेंस क्या होता है? अब यहाँ पे हम राइडर्स की चर्चा शुरू कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना हमें कैशलेस इंश्योरेंस चाहिए। कैशलेस का तात्पर्य ये है कि आपने किसी बीमा कंपनी से बीमा लिया, और हर बीमा कंपनी ने आपके क्षेत्र में जो बड़े बड़े गैराज हैं उनसे एग्रीमेंट कर लिया है, उन्हें अपने चैनल में जोड़ लिया है कि कोई गाड़ी उनके, जैसे मान लीजिए कि किसी एक बीमा कंपनी से लिया और उनके द्वारा अनुबंधित गैराज में जाके आप गाड़ी बनवाते हैं, तो उस दशा में जो खर्चा आएगा वो खर्चा आपको नगद नहीं देना है, वो अपनी आप गाड़ी बना लीजिए और बना के जो बिल बनेगा जिसमें जितना उसमें पास होगा वो कंपनी दे देगी, शेष आप देंगे। जी, कैशलेस का ये मतलब नहीं कि आप पूरा लेके आप गाड़ी खड़ी किए, बन गए और लेके निकल लिए, ना ऐसा नहीं। गाड़ी लड़ी, गाड़ी वहां पहुंची, गाड़ी बनी और बीमा की शर्तों के अनुसार उसमें क्लेम बना, जो पैसा बना उसमें जो कंपनी का हिस्सा था उसे कंपनी ने बियर किया और शेष हिस्सा आपने बियर किया, और गैराज ने गाड़ी बना दी और आप लेके जाइए।
कैशलेस बीमा का तात्पर्य है कि दुर्घटना के पश्चात वाहन स्वामी बीमा कंपनी से अनुबंधित गैराज में यदि अपना वाहन बनवाता है तो उसे निर्धारित सीमा तक हुए व्यय का नकद भुगतान नहीं करना होगा। यह भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा और निर्धारित सीमा से अधिक का खर्च होने की दशा में अवशेष का भुगतान वाहन स्वामी को करना होगा। भाई जितनी लिमिट थी उसके बीमा कंपनी ने कर दिया, शेष आप कीजिए। अच्छा, एक बड़ा चलन चला है जीरो डिप्रिसिएशन, हमें जीरो डिप्रिसिएशन वाला बीमा चाहिए। ये कौन सी बला है भाई, लोग मांगते हैं ना। तो बीमा कंपनियां साधारणतः वाहन की मरम्मत का संपूर्ण खर्चा वहन नहीं करती। गाड़ी लड़ी, गाड़ी बनी तो सारा खर्चा हम वहन नहीं करेंगे। जैसे प्लास्टिक का जो सामान है उसका 50% ही देंगे, 50 कस्टमर झेले। रबड़ का 30% देंगे, कांच का 100% देंगे, पेंटिंग का 65% देंगे। तो सबकी अपनी अपनी स्लेब है। मैं एक उदाहरण स्वरूप बात कर रहा हूँ, मैं इसे कंफर्म मत मानिएगा, बाकी सबका अलग अलग हो सकता है। तो जो जैसे जितना खर्चा आया बीमा कंपनियों द्वारा इतना वहन किया जाएगा। शेष अवशेष खर्चा जो है वाहन स्वामी द्वारा स्वयं वहन करना पड़ता है। ये साधारण बीमे की बात कर रहे हैं। कैशलेस बीमा भी यही है, साधारण बीमा ही है, बस कैशलेस में इतना है कि उनके द्वारा जो गैराज है वहां बनवाओगे तो ये जो पैसा है जो बीमा कंपनियों के हिस्से का है वो कंपनियां उनको लेती देती रहेंगी, आप अपना हिस्सा दे के चले जाइए। पर जीरो डेप क्या कहता है, जीरो डेप उनसे एक हाथ बढ़ के है कि यदि वाहन स्वामी ने जीरो डिप्रिसिएशन की सुविधा युक्त बीमा पॉलिसी लेता है तो गैराज द्वारा आज की डेट में 1500 की प्रोसेसिंग चार्ज लेके पूरी गाड़ी का मरम्मत कर दिया जाएगा और वाहन स्वामी को इस 1500 के अतिरिक्त कोई और पैसा दे नहीं होगा। समझ में आई? नॉर्मल बीमा के केस में क्या है कि सारा पैसा आप लगाइए, बाद में जो पैसा कंपनी के हिस्से का पैसा ये होगा ये आपके खाते में आएगा, सारा पैसा आप लगाइए। वो नॉर्मल बीमा कहते हैं। कैशलेस कहते हैं कि कंपनी द्वारा अनुबंधित गैराज में जाके बनवाइए तो जो कंपनी का हिस्सा है वो कंपनी लेती देती रहेगी, आप अपना हिस्सा दे के चले आइए। और जीरो डिप्रिसिएशन ये कहता है कि भैया आप खाली 1500 रुपया दे के गाड़ी बनवा लीजिए और सारा खर्चा बाकी कंपनी झेलेगी, आपसे नहीं मतलब। कंज्यूमेबल राइडर क्या कहते हैं, क्या है देखिए, नई चीज है। जीरो डेप राइडर लेने के बाद भी कुछ वाहन के हिस्सों की मरम्मत का जो व्यय है वो वाहन स्वामी को ही उठाना पड़ता है, वाहन स्वामी को ही उठाना पड़ता है। आपने जीरो डेप ले लिया तो क्या सारा खर्चा कवर हो जाएगा? ना भैया, ना ना, सारा खर्चा कवर नहीं होना है। उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे कि बाल बेरिंग हो गई, छर्रे हो गए, ये सारे जो होते हैं इसे कंज्यूम कर लिया आपने तो उसका पैसा जीरो डेप में नहीं कवर होगा, उसका वो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपने अगर कंज्यूमेबल राइडर लिया हुआ है तब आपको वो भी देने की जरूरत नहीं, वो भी कंपनी झेलेगी, वो भी कंपनी देगी। लिखा हुआ है ना, यदि वाहन स्वामी ने यह राइडर ले लिया है, कौन सा कंज्यूमेबल लिया हुआ है, तो उसे उपरोक्त उपकरणों के व्यय से भी मुक्ति मिल जाती है और वह इन उपकरणों का खर्च भी बीमा कंपनी को वहन करना पड़ता है। की लॉक प्रोटेक्शन राइडर, की माने चाबी, लॉक माने ताला। गाड़ियों में होता है ना भाई, 4 दरवाजे हुए तो 4 ताला ये हुआ, पीछे डिग्गी का हुआ, एक बोनेट का हुआ, तो 6 ताले होते हैं और बड़े महंगे होते हैं। एक बार ताला खराब होगा 15 से 20 हजार चला जाएगा। हाँ, और वो जीरो डेप में कवर नहीं है, कंज्यूमेबल में कवर नहीं है, वो पैसा देना पड़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि मार्ग दुर्घटना में वाहन के लॉक खराब हो जाते हैं तो वाहन स्वामी ने अगर ये राइडर लिया है तो बीमा कंपनियों को ताले बदलने का सारा खर्च वहन करना पड़ेगा। नहीं तो सारे खर्चों के लिए वाहन स्वामी उत्तरदायी है, नहीं तो ले जाए गाड़ी अपने घर में खड़ी रख के रोड पे न चला हुआ है। ये चीज होती है। रिटर्न टू इनवॉइस राइडर, रिटर्न टू इनवॉइस राइडर एक होता है, ये भी बड़ा बहुत ही महंगा और बड़ा काम का राइडर होता है, लेकिन है काम का।
कहने इसके से संक्षिप्त भाषा में आरटीआई राइडर कहते हैं। क्या है ये देखते हैं। इससे लाभ यह होता है कि वाहन की खरीद पर जो भुगतान वाहन स्वामी द्वारा किया गया था, अरे भाई 2 साल पहले हमने गाड़ी निकाली थी तो पैसे दिए थे ना, और दिए थे, तो कह रहे हैं कि वही भुगतान बीमा कंपनी द्वारा वाहन की चोरी या पूर्ण निष्प्रयोज्यता टोटल लॉस की दशा में वाहन स्वामी को प्रदान करना होगा। अगर आपने आरटीआई राइडर ले रखा है तो आपकी गाड़ी 5 साल तक मिलता है, नॉर्मली 5 साल तक ये मिलता है, 0 से 5, उसके बाद नहीं मिलता। तो आपके 5वें साल गाड़ी चोरी हुई तो जो पैसा आपने गाड़ी निकालते समय दिया था टैक्स छोड़ के, एक्स शोरूम प्राइस आपको मिल जाएगा। आईडीबी वाला सिस्टम नहीं होगा कि आईडीबी, हम आईडीबी देंगे, आईडीबी तो हर साल कम होती चली जाती है ना, जैसे एनसीबी की तालिका है वैसे आईडीबी की तालिका है, वो भी कम होती चली जाती है। तो ऐसे होता है। देखिए लिखा है आईडीबी के अनुसार भुगतान नहीं होगा, जो आपने एक्स शोरूम प्राइस के आधार पर भुगतान होगा 5 साल पुरानी गाड़ी पे। समझ में आया क्या राइडर है? अच्छा, आरएसए नया राइडर एक आया है, आरएसए रोड साइड असिस्टेंस राइडर। इसका तात्पर्य है कि मार्ग में कोई दुर्घटना के पश्चात वाहन को गैराज तक पहुंचाने का खर्च बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। अगर ये राइडर आपने लिया, भाई गाड़ी लड़ गई, गाड़ी चल तो रही नहीं है, अब टो करने के लिए बुलाओ, वो क्रेन बुलाओ, क्रेन टो करके लेके गैराज में जाएगी तो भी पैसा लेती है, फ्री में नहीं ले जाती। तो उसका जो खर्चा है वो भी बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा अगर आपने आरएसए ले रखा है तो। और बड़े मजे की बात है इसमें एक तो कि मार्ग में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाने की दशा में, अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो आप तक पेट्रोल डीजल भी ये कंपनी पहुंचाएगी, हाँ उसका पैसा लेगी और सर्विस चार्ज लेगी, लेकिन पहुंचा देगी आपको। लेकिन भाई इंतजार करना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं कि आपने फोन किया तुरंत आ गया, जब तक आदमी आएगा तब तक आएगा। अच्छा, इंजन प्रोटेक्शन राइडर क्या चीज है? इंजन प्रोटेक्शन राइडर ये है कि भाई आपका जो नॉर्मल बीमा है या कैशलेस बीमा है या जीरो डेप में इंजन कवर होता है, लेकिन लेकिन वो एक्सीडेंट के समय खराब हुआ। अब यहाँ दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं, क्या एक्सीडेंट नहीं हुआ और इंजन खराब हो गया, तब जीरो डेप नहीं काम करेगा ना, काम नहीं करेगा। क्यों? भाई गाड़ी चल रही थी, कूलेंट जो इंजन को ठंडा रखता है ना, रेडिएटर में लगा रहता है, वो फट गया और इंजन हीट हो गया, कौन झेलेगा? गाड़ी सब बेसमेंट में लगभग खड़ी करते हैं और बेसमेंट में पानी भर गया और साइलेंसर के रास्ते पानी इंजन में चला गया, इंजन गया, कौन झेलेगा? किसी बाढ़ एरिया में गाड़ी फंस गई, साइलेंसर के रास्ते इंजन में चला गया, इंजन खराब हो गया, कौन झेलेगा? गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना। इन आपदाओं के कारण अगर इंजन खराब हुआ तो इंजन का जो बनवाने का खर्चा है वो भी कंपनी वहन करेगी यदि आपने इंजन प्रोटेक्शन राइडर ले रखा है तो, नहीं तो आप झेलिए, सब कुछ आप ही झेलेंगे। अच्छा, पर्सनल बिलोंगिंग एक राइडर आता है कि यदि देखिए मार्ग दुर्घटना हुई तो उसमें आपका पर्स, भाई उस समय वहां जान जा रही, कौन पर्स देख रहा है, कौन मोबाइल देख रहा है, कौन अंगूठी देख रहा है, कौन लैपटॉप देख रहा है, वहां जान जा रही है। तो किसी तरह से आप अस्पताल पहुंचे, ठीक ठाक हुए, पता चला कि अरे वो मेरा मोबाइल खो गया 50,000 वाला, और जेब में पैसे थे, वो जेब पर्स कहीं गिर गई, अरे अंगूठी थी, चेन थी, अरे कहाँ है पता नहीं। तो अगर ये राइडर आपने ले रखा है तो आपको उसका भुगतान भी बीमा कंपनी देगी, पर एक शर्त है कि अधिकतम 15,000। ना, अब आप कहिए कि हमारा आईफोन चोरी हो गया तो 1 लाख का आईफोन देंगे, तो वो ना देंगे। हाँ, 15,000 रुपए तक का कोई नुकसान है तो भरपाई हम कर देंगे। ये है, ये एक बेसिक जानकारियां हैं जो आपको दी गई हैं, आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, इसको रिवाइज कीजिए, फिर हम बीमा के प्रपत्र और उन प्रपत्रों को पढ़ा कैसे जाता है इसके बारे में हम आपको एक ट्रेनिंग वीडियो बना के देंगे। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वही मुझे बताइए।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी बात पे अब यहीं पे मैं अपनी ये वीडियो रोकता हूँ, आप लोग इसको देखें। धन्यवाद।